चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करी थी, ठीक है ना? और देखो आप किसी भी सेलेशियल बॉडी पे चले जाओ। सेलेशियल बॉडी का मतलब है, ठीक है, ब्रह्मांड में आपको मतलब यूनिवर्स में आपको जो भी बॉडीज दिखाई पड़ती हैं, जैसे कोई प्लैनेट हो गया, ठीक है, या कहीं पे भी आप चले जाओ, स्टार पे चले जाओ, कहीं पर भी आप चले जाओ, ठीक है ना? यस। देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, ये वाला जब मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था, ठीक? तो देखो कोई भी अगर सेलेशियल बॉडी है, अब अर्थ है, मून है, कुछ भी है, ठीक है ना? तो जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है इस तरीके से, ठीक, और ये मून है, ठीक। तो कोई ऑब्जेक्ट है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, वेट क्या होता है? वेट पता है क्या होता है? मास क्या होता है? सबको पता है, मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। मास तो सबको पता है क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है मास, है ना? मास क्या होता है आपका? मास क्या होता है बच्चों आपका? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक, मतलब समझो, अगर एक बॉल है आपके पास, सबसे पहले ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है या 1 किलोग्राम का एक मास है, ये इस तरीके से, ठीक। इसका मास कितना है? 1 kg। तो पता है 1 किलोग्राम मास, मास आप चाहे अर्थ पे ले जाओ चाहे मून पे, मास नहीं चेंज होगा, मास सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, ठीक। यहां पर भी इसका मास इतना ही है और यहां पर भी इसका मास इतना ही, लेकिन क्या होगा, वेट चेंज हो जाएगा। मास रिमेन सेम, मास remains same but weight gets, mass remains same but weight gets change। बच्चों वेट चेंज हो जाता है, और वेट क्या होता है मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। वेट क्या होता है? वेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ या मून, कोई भी सेलेशियल बॉडी हो, जिस फोर्स से कोई सेलेशियल बॉडी या कोई मास किसी दूसरे मास को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। अभी अर्थ के रिस्पेक्ट में आप पढ़ लो, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये है सिंपल, क्या कि जितने फोर्स से अर्थ इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, वही उसका क्या होता है, वेट होता है। भाई आप लोग मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से? अर्थ जितने फोर्स से इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, वही उसका वेट होता है। और अर्थ जितने फोर्स से इस बॉल को अपनी तरफ खींचती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बताओ, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक। यानी कि ये जो एफ जी होगा, एफ जी का मतलब, एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, यही वेट के इक्वल होगा। सुना आप लोगों ने? ग्रेविटेशनल फोर्स ही किसके इक्वल होता है? वेट के इक्वल होता है। फिर से सुन लो, अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, वही उसका वेट है। लेकिन अर्थ कितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती है, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो क्या हो जाएगा, वेट, ठीक। अब सुनिए, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट को डब्ल्यू से दिखाते हैं, वेट को डब्ल्यू से दिखाते हैं, एम इंटू जी होता है फॉर्मूला इसका, याद कर लीजिए। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी। एम क्या है? मास, और जी क्या है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम क्या होता है बच्चों यहां पर? मास, और जी क्या होता है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक। अब एक बात सब लोग याद रखेंगे बच्चों, अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना होता है, उसका 1/6 कहां होता है? मून पे। सुना सबने ध्यान से? क्या बताया मैंने, बताइए। अर्थ पे जितना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसका 1/6 कर दो, वो मून पे होता है। मतलब समझो, अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? जी। और मून पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? G/6। ये आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं सभी बच्चे मुझे। अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी। और मून पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? G/6। कोई डाउट? याद कर लीजिए। तो बताओ, अर्थ पे वेट कितना हो जाएगा?
ये एक दिन हम लोगों ने इसको थोड़ा डिस्कस भी किया था। वेट ऑन अर्थ, मास तो m रहेगा और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? वेट ऑन मून कितना हो जाएगा बताइए? मास इनटू, अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की जगह हम क्या रखेंगे? g/6, ठीक। और यहां से क्या हो जाएगा? वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू, ये g/6 का 1/6 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? m इंटू जी, और m इंटू जी क्या है? वेट ऑन द अर्थ है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वेट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे कितना भी भारी हो, उस वो मून पे ले जाने पे 1/6 हो जाता है उसका वेट। सही है। कोई ऑब्जेक्ट का वेट जितना भी है अर्थ पे, मून पे ले जाने पे उसका वेट कितना हो जाता है? 1/6। बताइए, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? बोलिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। अब बस यही सारी बातें कुछ याद कर लीजिए। और एक चीज और, बच्चे पूछते हैं सर जी की वैल्यू मून पे क्या हो जाएगी? तो g/6 हो जाएगी। अब जितना जी क्वेश्चन में दिया होगा, जी क्या है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, और g/6 क्या है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, ठीक। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 2 देखिए। देखो, मास ऑफ द अर्थ इज दिस, है ना, एंड दैट ऑफ द मून इज दिस। ठीक है, अर्थ का मास इतना है, मून का मास इतना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज दिस। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, ठीक। सो ये आपका अर्थ है और ये मून है। द मास ऑफ द अर्थ इतना, तो m1, इसको हमने अर्थ बोला, और ये आपका मून है, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ को m1 से दिखा रहे हैं, कितना है? 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम, एंड दैट ऑफ द मून इज, मास ऑफ द मून कितना है? m2। मास ऑफ द मून को m2 से दिखा रहे हैं, कितना मास है इसका? 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 किलोग्राम, ठीक। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज दिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 किलोमीटर, ठीक। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है, अर्थ मून को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी ये बताना है। अर्थ मून को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी ये बताना है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है आपको। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर या r का स्क्वायर, जो लिखना हो लिख दो। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, अब वैल्यू रखो और सॉल्व करो। 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 इंटू m1 इंटू m2। अब बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। m1 कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। m1 कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और m2 कितना है? 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, करेक्ट। 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा? 22 अपॉन में d का स्क्वायर। सो d कितना है यहाँ पर? 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसका स्क्वायर करना है। सो 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और इसका स्क्वायर करोगे। अच्छा, एक चीज और, डिस्टेंस किलोमीटर में देके रखा हुआ है। ये डिस्टेंस किस में? किलोमीटर में। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। तो यहां से डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 था, इंटू 10 रेज टू द पावर 3 कर देंगे, ठीक। भाई 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो किलोमीटर किस में आ जाएगा? मीटर में। तो यहां से d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3.84, है ना, इंटू, अब ध्यान दो जरा, 5 + 3 कितना होता है? 8, तो 10 टू द पावर 8 मीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8
d का स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर देंगे ये इस तरीके से, ठीक। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करिए और जो भी आंसर आएगा न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे यूनिट हमने एसआई यूनिट में रखे हुए। तो यहाँ से आएगा 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। तो एक काम करो, 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 ऐसे रहेगा, इंटू, देखो एक साथ हम सॉल्व कर ले, नंबर को नंबर के पास ले और सभी पावर्स को एक साथ, मतलब 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ये नंबर से एक साथ आ गए, और इंटू, अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 22 प्लस 24 माइनस 11, 22 प्लस 24 माइनस 11, तो फाइनल कितना आएगा 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 माइनस 1 3, 35, 10 की पावर 35, तो ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 35 अपॉन में, अब नीचे देखिए जरा, ये स्क्वायर 3.84 को मिलेगा, सो 3.84 इंटू 3.84 और इंटू ये स्क्वायर इसको मिलेगा 2 8 16, 10 टू द पावर 16, ठीक। ओके, अब देखिए ये पता है अप्रॉक्स में कैंसिल होगा कितना, देखो 3.84 इंटू 2 कितना होता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होती है भाई इसमें, 2 4 द 8 और 2 6 2 8 16 प्लस 1 7.68 है ना, तो 7.68 आ जाएगा, एग्जैक्टली तो नहीं जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा फिर, और क्या है पूरा। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, सबसे पहले आप एक काम करो, इन दोनों पावर्स को सॉल्व कर लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, f इज इक्वल्स टू 6.7 है ना, इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 35 माइनस 16 करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 35 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 15 माइनस 6 9 बचेगा, और 2 माइनस 1 19 बचेगा। 35 माइनस 16 बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, समझ रहे हो बात को, 35 माइनस 16 10 की पावर 19, और नीचे क्या बचेगा 3.84 इंटू 3.84, सॉल्व करोगे 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, 297.48, 297.48 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, और अपॉन में 3.84 इंटू 3.84, 14.7456, 14.7456, ठीक, ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, 297.48 शायद नहीं, 14.7456, देखो आप एक काम करो, 297 पॉइंट, इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो, ठीक, या डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो, ये ऊपर ऐसे ही रहेगा 48 इंटू, ये फालतू वाले काम होते हैं भाई, बहुत कैलकुलेशन होती है इसमें, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो कितना हो जाएगा 14.74, और लास्ट में क्या है 6, तो आगे एक 1 ऐड, मैं इसको राउंड ऑफ करके दिखा रहा हूँ, 14.7456 लास्ट में 6 है, तो आगे 6 है मतलब 5 से बड़ा है, तो आगे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 14.74, और 5 की जगह 6, और यहाँ 6 से 5 से बड़ा एक आगे ऐड कर देंगे, 14.75 आ जाएगा, ये राउंड ऑफ कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, कितना आ गया 29748 डिवाइडेड बाय 1475 इंटू 10 टू द पावर 19 न्यूटन,
ठीक, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड लगा देंगे 29748 को 1475 से, 29748 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 1475 से। ठीक है, अब देख लो कितना आ जाएगा, लगभग कितने टाइम्स जाएगा ये, 29748 और डिवाइडेड बाय 1475 है ना, लगभग ये पहले तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसमें, 2 5 ज़ा 10, 1 जाएगा, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 2 4 जाए प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2, 4 माइनस 0 4 और 7 माइनस 5 कितना होता है 2, और यहाँ से 8, फिर 0 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, 248 माइनस 0 248, फिर डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे है ना, फिर कितने टाइम जाएगा, लगभग 1 टाइम्स। ठीक है, कितना आ रहा है 1475, बस इतना काफी है ना। आंसर मैच कर लेते हैं, 20.1 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 10 टू द पावर 19 न्यूटन, 20 पॉइंट, ये देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पॉइंट को इधर खिसका दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है हम लोग का, इसको सॉल्व करके 20.1 और इंटू में क्या बचा, 10 की पावर 19 न्यूटन है ना, ये ये भी आंसर सही है। और अगर आप चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं, कैसे, इस डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे, जब इसको 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे, जितना प्लेस लेफ्ट में लेके आते हैं उतना 10 की पावर में ऐड करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इस डेसिमल को क्या किया, 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, 19 प्लस 1 20। ठीक, तो इस तरीके से अर्थ मून के ऊपर कितना अट्रैक्शन लगा रही है, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ओके, तो ये चीज है, कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें काफी कैलकुलेशन थी। नाउ देखिए, अब देखिए बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड द सोलर सिस्टम, अब देखो जरा देखिए, आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया, मतलब पहले की क्लासेस में आपको पढ़ाया हुआ है, ये जो सोलर सिस्टम है, कम से कम इतना तो आपको पता होगा, ये सन ऐसा सेंटर में और ये प्लेनेट ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे अप्रॉक्स सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, लगभग सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। ठीक है ना, वो एलिप्टिकल पाथ होता है एक्चुअल में लेकिन उसको हम सर्कुलर मान लेते हैं। ठीक है ना, उसको हम सर्कुलर मान लेते हैं। सुनो ध्यान से, एक डायग्राम लेके देखिए तब आपको समझ में आएगा, ये देखिए इस तरीके से है ना, ये जो पाथ है बच्चों, इसको एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं ना, ऐसा दिखाई पड़ता है ये, जैसे कि मान लो ये सन है और ये पाथ ऐसा होता है, लेकिन इसको सर्कुलर मान लिया जाता है, इसको अप्रॉक्स में सर्कुलर पाथ मानते हैं। तो ये देखिए, ये कोई प्लेनेट है और ये सन के चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है। ठीक, तो हमने आपको बताया था, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, याद है, तो सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी करती है तो एक फोर्स की जरूरत होती है सर्कुलर मोशन करने के लिए, जिस फोर्स को हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, याद है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफसी, एफसी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स। ठीक, तो सेंटीपिटल फोर्स ही, क्योंकि भाई पता है ये ऐसे करके घूम रहा है, ये तो इधर जाना चाहता है, लेकिन इसको हर एक बार, भाई अगर ये सेंटीपिटल फोर्स ना लगे तो ये ऐसे टेंजेंशियली निकल जाएगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकल जाएगा ये प्लेनेट, इसको पकड़ के हर एक पल सेंटर की तरफ कौन खींच के रखता है, जैसे ही प्लेनेट यहाँ पे बढ़ेगा तो सेंटीपिटल फोर्स ऐसे लगेगा, जैसे ही प्लेनेट यहाँ पहुंचेगा सेंटीपिटल फोर्स ऐसे लगेगा, जैसे ही प्लेनेट यहाँ पहुंचेगा सेंटीपिटल फोर्स यहाँ लगेगा। तो हर एक बार सेंटीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, और अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगा, अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगा तो आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगा तो आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था कि सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है, याद है, सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। तो बताओ, इस सिस्टम में, सिस्टम किसका किसका है, सन और अर्थ का, सन और अर्थ के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी करेगा, बताइए, दोनों के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी करेगा।
आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 में, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसको एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और ये सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम में पहले से कोई फोर्स मौजूद होता है जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा होता है। बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है जो सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है यहां पर, बोलिए जल्दी से। नहीं पता? अरे वाह भाई, नहीं पता, क्यों बताइए जरा। सन का मास अगर m1 मान लोगे और अर्थ का मास अगर m2 मान लोगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या नाम है उसका, दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बताइए, ग्रेविटेशन। तो फिर क्या दिक्कत है बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मतलब सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स से अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक। तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा है, तो यही सेंटीपिटल फोर्स, कुछ नया फोर्स नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अब बताओ अर्थ को ऐसा बाहर कौन नहीं निकलने देता है, अर्थ टेंजेंशियली ऐसे सर्कुलर पाथ से ऐसा बाहर नहीं निकलती है, अर्थ को कौन रोक के रखता है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो अर्थ को रोक के रखता है, सेंटीपिटल फोर्स, और वो सेंटीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बताइए अर्थ सन के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाती है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो अर्थ को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आई बात कि नहीं आई। इसी तरीके से सोलर सिस्टम में हमने बस आपको अर्थ का दिखाया, जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम को कौन सा फोर्स होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और उस प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स उस प्लैनेट को होल्ड करके रखता है। बताइए कोई डाउट है? हाँ भाई बताइए। अब यही चीज आपकी बुक में यहां पर लिखी हुई थी, ये देखिए, यही एक्सप्लेन किया, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर, ओके। नाउ इसके बाद बच्चों यहां पर देखिए, the tides in the sea formed by the rising and falling of water level in the sea and due to the gravitational force of attraction which the moon and the sun exerts on the water surface in the sea। अब देखो बच्चों, अर्थ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, आप लोग को पता है। अर्थ में भाई, अर्थ के सरफेस पे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, आपको पता है, बहुत बड़ी बड़ी ओशन बॉडीज हैं, तो पानी का कुछ ना कुछ मास होगा, और थोड़ा मोड़ा मास नहीं होगा, बहुत ज्यादा मास होगा पानी का। भाई समुद्र में जो पानी भरा हुआ है उसमें बहुत ज्यादा मास है, तो इस मास को कौन अट्रैक्ट करेगा बताओ, ये जो पानी भरा हुआ है, यहां सन है ऐसे, ठीक, और मून भी कहीं ना कहीं, ये मून है, तो बताओ ये मून और सन क्या करेंगे, पानी को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। तो पानी को अट्रैक्ट करेंगे तो पानी ऊपर उठेगा ऐसे, सोचो, ठीक। तो और आपको पता है कि अर्थ और सन की रिलेटिव पोजीशन और मून और अर्थ की रिलेटिव पोजीशन चेंज होती रहती है ना, मोशन कर रहे हैं ना सबके सब, भाई अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिसके कारण अर्थ की पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है। तो कभी राइज होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है तो राइज हो जाता है, पानी ऊपर उठ जाता है, और जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, सन जो अर्थ के पानी पे लगाता है, या मून जो अर्थ के वाटर पे लगाता है, जब उस फोर्स की वैल्यू कम होती है तो पानी वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि तब पानी को कौन अट्रैक्ट करता है, अर्थ की ग्रेविटी। तो इस तरीके से पानी ऊपर और नीचे होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, टाइड। तो टाइड आने का कारण क्या है बच्चों, समुद्र में पानी ऊपर और नीचे ऐसा होता है ना, हाई टाइड लो टाइड क्यों होती है, तो ये कारण है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है भैया, याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए क्या, द टाइड इन द सी फॉर्म बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द सी आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच द मून एंड द सन एक्सर्ट ऑन द वाटर सरफेस। मून और सन अर्थ के सरफेस पे जो पानी भरा हुआ है ना, उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, उसके कारण ये टाइड आते हैं, ठीक है ना, हाई टाइड लो टाइड। इसके बाद ये केपलर्स के जो लॉ हैं,
ये न्यू बुक, अच्छा ये बताओ जरा, न्यू बुक में बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, न्यू बुक में ग्रेविटेशन कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी में, बताइए जल्दी से। ग्रेविटेशन कौन सा चैप्टर है न्यू बुक में? ग्रेविटेशन चैप्टर कौन सा चैप्टर है न्यू बुक में, बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 3 है, हाँ न्यू बुक में देखना पड़ेगा ना, देखते हैं जरा, देखते हैं, अगर इसमें केपलर्स लॉ होगा तो आपको बताएंगे, नहीं तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11th क्लास में फिर से इसको करना है ना, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है ये। ओह ये तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है यार। यस, 9th है। देखते हैं इसमें केपलर्स लॉ अगर होगा तो आपको बताएंगे, नहीं तो फिर कोई ऐसी अभी जरूरत नहीं है, अभी हम आगे बढ़ते हैं ना। ग्रेविटेशनल इसमें नहीं है, ठीक, वेट पढ़ा है इन्होंने, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्स्ट एंड प्रेशर है, फिर क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है कि नहीं है, प्रेशर फ्लूइड्स में, अच्छा है तो ठीक है, दिया तो है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, यहां से देखिए चैप्टर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा एनसीईआरटी की हेल्प ले लेते हैं। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके, सबकी बुक में अलग अलग है, अच्छा कोई बात नहीं, ये न्यू बुक है, इसको देखिए आप, समझो। अब हम यही एनसीईआरटी से ही कंटिन्यू करेंगे, जरा आप समझिए। फिर इसने, इस बच्चे ने ऐसा इसको थ्रेड को घुमाया है, तो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं एक तरीके से, और सर्कुलर मोशन कराने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत होती है, सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत, मैंने आपको बताया, ठीक। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करके एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक, जो कि जो थ्रेड का टेंशन होता है ना, थ्रेड का जो टेंशन होता है वो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा होता है यहाँ पर। अब ये बात इसलिए इन्होंने समझाई होगी, अगर ये थ्रेड टूट जाए, धागा टूट जाए, तो या इसको आप छोड़ दो तो ये टेंजेंशियली ऐसे निकल जाएगा। ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सको, जो अभी आपको पढ़ाया गया था। क्यों भाई, याद है? वो इस बात को इसलिए बता रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये अर्थ है आपका, और ये या सन है, मान लो ये सन है, और सन के चारों तरफ अर्थ इस तरीके से घूम रही है, ठीक है ना, ओके। तो बस यही पढ़ाना चाहते हैं कि यहाँ सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो कि मैंने भी बताया, ये कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9.1 मैंने अभी भी कराया था आपको, आंसर आ रहा था इसका 2.01, इनका 2.02 आ रहा है, कोई बात नहीं, वो सब सेम है, 2.01 आया या 2.02, ये अभी अभी मैंने आपको कराया था यही क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप क्या समझते हो, कर लोगे? दो बातें इसमें लिखनी होती थी, याद है? पहला क्या है, दो बॉडी के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और दूसरी बात, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ओके। और सुनो, इसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, यही होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, याद है? अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया था तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, तो फोर्स कितना हो जाता था, 1/4, भाई याद है आप लोग को? डिस्टेंस अगर डबल कर दिया था उसने, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रेसिप्रोकल 1/4, तो फोर्स कितना हो जाता था, 1/4, याद है? और डिस्टेंस अगर हाफ कर दिया था, हाफ का मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता था, 1/4, और 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 4, तो फोर्स कितना हो जाता था, 4 टाइम्स, ठीक। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी मैं आपको समझा चुका हूं। फिर अभी अभी हमने आपको ये टॉपिक भी पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, है ना? इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही हम अर्थ से बंधे हुए हैं, अर्थ के सरफेस पे हम खड़े हैं इस तरीके से, नहीं तो हवा में उड़ते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द मून क्या, जितनी भी सेलेशियल बॉडी है जो सन के चारों तरफ घूम रही है, वो क्यों घूम रही है, क्योंकि एक सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। द द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वही सारी चीजें। टाइड्स क्यों आते हैं, मून और सन के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ये भी बता दिया आपको, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल क्या होता है, कह रहा है वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स,
कह रहा टेक अ स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड, इट रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। हमें भी पता है। ये लो भाई, एक स्टोन ले लो, ठीक, ये स्टोन ले लो, कह रहा है इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंको, मतलब सीधा ऊपर फेंको। फेंको, चलो फेंके। देखा, ये जाएगा सर्टेन हाइट तक और पल भर के लिए रुकेगा, और उसके बाद जब गिरता है ये, समझ सकते हो आप लोग बात को, तो ये फ्री फॉल माना जाएगा। ये देखिए, अरे एक सेकेंड यार, इसको भी छोड़ो आप, बस आप ये देखो जरा, इसको भी छोड़ो, आप इसको देखो जरा। एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट को बस मैंने ऐसा छोड़ दिया, ये फ्री फॉल है, बस समझ गए। अच्छा जरा मुझे बताओ, ये जब इसको लेके इस तरीके से मैंने ऐसा छोड़ा, ठीक, ये ऐसा, तो मुझे बताओ जरा ये क्यों नीचे आ रहा है, कोई कारण बताएगा बच्चा? ये ऐसा, ये नीचे क्यों आ रहा है बताइए जल्दी से। ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, यस यस, ग्रेविटी, वेरी गुड वेरी गुड। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। अच्छा, इस पे और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा। एयर रेजिस्टेंस 0 मान लो, एयर रेजिस्टेंस 0 मानना है। एयर रेजिस्टेंस कितना मानना है बताइए? 0 मान लीजिए। एयर रेजिस्टेंस समझते हो आप लोग? एयर के जो मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगाते हैं उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस 0 मान के चलना है हमें, ठीक। तो इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कहाँ है? नीचे की तरफ, ठीक। अच्छा, ठीक, तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, कब फ्री फॉल माना जाता है? जब उस पर केवल एक ही फोर्स काम कर रहा होता है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़ लीजिए, वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। whenever object falls towards the earth under this force alone, we say that the object are in free fall. अंडरलाइन कर लो भाई एनसीईआरटी में। whenever object falls towards the earth under this force alone, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे केवल क्या लग रहा हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो अर्थ की तरफ गिर रहा हो, तो ऐसे फॉल को हम फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक। नाउ कह रहा है, इज देयर एनी change in the velocity of falling object while falling? There is no change in the direction of the motion of the object, but due to the earth attraction there will be a change in the magnitude of velocity. Any change in the velocity involves acceleration. Whenever an object falls toward the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitation force, okay. Therefore this acceleration is called the acceleration due to gravity, okay. Yeah, acceleration due to the gravitational force of the earth. It is denoted by the g. The unit of g is same as that of the acceleration. We know that from the second law of motion, the force is the product of mass and acceleration. Let the mass of the stone in the activity 9.2 be m. We already know that there is an acceleration involved in falling objects due to the gravitational force, and it is denoted by g. Therefore the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of the mass and acceleration, okay. ठीक है, अब सुनो मेरे बात ध्यान से, देखिए जरा, चलो दो चार बातें जल्दी जल्दी बताओगे, जो आपको दिख रहा है वही बताना है, ऐसा कुछ रटना नहीं है ना। जो आपको दिख रहा है आप वही मुझे बताइएगा, ऐसा कुछ रटना वटना नहीं है। मान लो किसी बॉडी का मास m है, ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एस्केलेशन, ठीक। एस्केलेशन कब होता है बताइए? किसी बॉडी में एस्केलेशन कब आता है? जब वेलोसिटी में चेंज होता है। भाई कोई बॉडी कब एस्केलेट होती है? एस्केलेशन कब आएगा? व्हेन वेलोसिटी चेंजेस। जब वेलोसिटी में, भाई बड़ी सीधी सी बात मैंने आपसे करी है ना, जब चेंज इन वेलोसिटी होगा पक्का एस्केलेशन होगा। यस सर। और वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज हो सकती है? दो तरीके से, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो दोनों ही चेंज हो जाए, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दोगे जरा, ये एक स्टोन ले लीजिए, इसका मास m है, ठीक। तो स्टोन को मैं व्हाइट बोर्ड में ऐसे बना रहा हूं, ये अर्थ है मान लो बच्चों, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ये अर्थ है मान लो, अरे भाई मान लो। और ये एक स्टोन मैंने यहां से गिराया, ठीक। तो जैसे इसको फ्री फॉल करेंगे ऐसे ये नीचे आएगा, तो ये क्या होगा? नीचे आएगा। अब बताओ जब ये नीचे आ रहा है, ठीक, तो बताइए क्या इसका वेलोसिटी चेंज होगी? पहले बताओ, क्या इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी? देख के बताइएगा, क्या इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही? नहीं, तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, कोई बात नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सीधा आ जाएगा ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, ये इसका रास्ता है।
सॉरी सॉरी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? बताओ, क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? हाँ, यस, साफ साफ दिख रहा है वो तो आपको, साफ साफ दिख रहा है आपको। कैसे साफ साफ दिख रहा है? क्यों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, भाई पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी जब ये फॉल कर रहा था, u बराबर 0 था। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इसके ऊपर, अर्थ है ना, अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी कि अब मोटी मोटी बात यह है बच्चों कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यस सर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी चेंज हो रही तो एस्केलेशन होगा, और इस एस्केलेशन का नाम रखा जाता है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो अब हम क्या लिखा करेंगे, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए की जगह हम g लिख देंगे, और g क्या है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, g क्या है आपका, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है m इंटू जी, जो कि इसके वेट के इक्वल है, जो कि इसके वेट के इक्वल है। ठीक, तो ये देखिए स्टोन का मास m है और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू जी, नीचे की तरफ पढ़ लीजिए, यही चीज आपकी किताब में लिखा हुआ है यहाँ पर। Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of the mass and acceleration due to gravity. जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो m इंटू जी से, भाई फोर्स कैसे निकालते हो, मास इंटू एस्केलेशन से, और एस्केलेशन की जगह जी आ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू m इंटू जी से आ गई, जो कि वेट भी होता है, जो कि वेट भी होता है। ठीक, तो एक बार एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, एक बार हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला कैसे, m इंटू जी से, और एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कांस्टेंट होगा। फोर्स कैसे कांस्टेंट हो जाएगा भाई, ये वाला फोर्स आप एक बच्चा कह रहा है अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये फोर्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, अर्थ लगा रही है ये फोर्स, वेरिएबल होता है ये, वेरिएबल कह रहा हूँ, ओहो आई एम वेरी सॉरी, वेट 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 वेट, हाँ ये फोर्स कांस्टेंट ही तो है, क्या दिक्कत है, m इंटू जी तो है यार, क्या दिक्कत है, कांस्टेंट फोर्स है, m इंटू जी तो है, जी फिक्स है, m फिक्स है, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो निकाला m इंटू जी से, हाँ भाई अब जरा बताना जरा, एक तो ऐसे निकाला, एक और तरीके से निकाल सकते हो, बताओ। देखो ध्यान से, ये जो स्टोन आपने फ्री फॉल किया था, इसका मास कितना है, स्मॉल m, और अर्थ का मास है कैपिटल M, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है मान लो। ठीक, इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d है। तो एक बार तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे निकाला, एक बार और निकाल सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, एक बार और निकाल सकते हो, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है m इंटू जी, और जो निकालने जा रहे हैं वो भी एक, अब इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो, तो क्या होता है, कैपिटल G m1 m2, m1 की जगह क्या आ जाएगा, स्टोन का मास m, और m2 की जगह अर्थ का मास कैपिटल M, अपॉन में दोनों के बीच का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। आया निकालना कि नहीं बताओ। एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकाला, m इंटू जी से, भाई इस स्टोन का मास स्मॉल m है और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g है। ठीक, तो m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला कैसे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से, m1 की जगह m, m2 की जगह अर्थ का मास, और d की जगह दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो m इंटू जी बराबर कितना आ जाएगा, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, सो कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में d का स्क्वायर। ठीक, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, स्मॉल g किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर। ओके, इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में ये d किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल, चेक कर लो
भाई स्टोन यहां से यहां गिर रहा है ना, तो वैसे तो अर्थ की रेडियस कहां से कहां तक होगी, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, वैसे तो अर्थ की रेडियस यहां से यहां तक होगी, ठीक। तो इसको भी आर माना जाता है और यहां से यहां तक भी आर माना जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। सुन लो ध्यान से मेरी बात, ये डिस्टेंस क्या है, वेरी स्मॉल। जो चीज बहुत छोटी होती है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर लगभग, अप्रोक्स। तो 6400 किलोमीटर के सामने तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ना, क्यों भाई। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, नीचे अर्थ का सरफेस है, मैं 2 मीटर की हाइट से गिरा रहा हूँ, तो ये जो 2 मीटर है ये जो 2 मीटर है, ये 6400 किलोमीटर के सामने तो बहुत छोटा है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब चाहे पत्थर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, ठीक। पत्थर जो है, स्टोन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल लेते हैं, अर्थ के रेडियस के इक्वल। सुन रहे हो ध्यान से, पत्थर यहाँ हो, चाहे अर्थ के सरफेस पे रखा हो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, हर एक बार दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आर के इक्वल। सो इन केस ऑफ अर्थ, डी की जगह हम आर रख देंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर, डी की जगह आर का स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ध्यान दीजिए, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ठीक। अब सुनो, मास ऑफ द अर्थ तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, लेकिन आर वेरिएबल है, आर चेंज करता है, अर्थ का रेडियस चेंज होता है। बोलेगा कैसे, तो अर्थ का शेप हर एक जगह सेम नहीं है, ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अर्थ कुछ ऐसी इस शेप की है, ऐसे, ठीक, स्फेरिकल नहीं है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा है लेकिन यहाँ कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, ठीक। तो अर्थ का रेडियस हर एक जगह क्या है, अलग अलग है। तो आर की वैल्यू चेंज होने से जी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। चेक करो ना, जी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जी डिपेंड्स ऑन रेडियस, जी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आर। जी किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो अर्थ का रेडियस हर एक जगह सेम नहीं है, इसलिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक जगह सेम नहीं है, इसलिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक जगह सेम नहीं। आपने सुना होगा कि पोल्स पे कितना होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी के लिए क्लास 10th में याद करना है आपको, क्लास 9th में याद करना है। पोल्स पे कितना होता है, बोलिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इक्वेटर पे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। पोल्स पे होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इक्वेटर पे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपकी बुक में ही लिखा हुआ, पढ़ लो, यही जो मैंने आपको पढ़ाया यही बात लिखी है यहाँ पर बुक में, देखिए। अब क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ मैं भी करूंगा, लेकिन पहले आप ये देखो जरा, यही बात किताब में लिखी। कह रहा द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, है ना, अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, ठीक है। जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हो तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होती है, ये देखिए, ये पोल्स की लोकेशन है, पोल, ठीक, और ये इक्वेटर की लोकेशन है। तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हो आप तो रेडियस बढ़ता है, पहले रेडियस इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये ऐसे, ठीक। तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाते रेडियस बढ़ता है, तो वही चीज है, इसलिए यहां क्या लिखा है, फॉर मोस्ट calculations we take g to be more or less constant or near the earth, but for object far from the earth the acceleration due to gravitational force of earth is given by equation 9.7। ओके, तो जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन 9.7 निकल के आई है, ये वाली, है ना, ओके। तो डी क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होता है ना। तो जब आप अर्थ के नियर रहते हो
जब अर्थ के नियर रहते हो, जब आप नियर टू द अर्थ रहते हो, ठीक, तो जी का वैल्यू पोल्स पे इतना और इक्वेटर पे इतना। लेकिन जब आप अर्थ से दूर जाते हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये देखो ना, आप बहुत दूर चले गए, मतलब ये डिस्टेंस भी अगर बहुत ज्यादा हो गया, सोचो, ये हम क्लास 11 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब आप बहुत दूर जाते हो तब आप डी का वैल्यू पूरा कंसीडर करोगे, तब आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, तब जी की वैल्यू में चेंज आएगा। बट 9th क्लास के लिए हमें इतना ही ध्यान रखना है। अब बताओ, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाओगे डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो याद रखिएगा, अर्थ से दूर जाने पर डी की वैल्यू बढ़ती है और जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो जी डिक्रीज करता है। दो बातें याद रखिएगा। चाहे आप अर्थ से दूर जाओ, डी इंक्रीज करेगा और जी डिक्रीज करेगा। एक ये बात याद रखनी, और सुनो दूसरी बात, अगर आप अर्थ के अंदर गड्ढा करते हुए चले जाओ सेंटर की तरफ, तब भी जी डिक्रीज करेगा। ये क्यों होता है हम क्लास 11th में पढ़ेंगे फॉर्मूले के साथ, लेकिन अभी के लिए आपको याद करना है। अगर आप गड्ढा करते हुए सेंटर की तरफ जा रहे हो, पहले आप यहां थे पोजीशन ए पे और आप गड्ढा करते हो पोजीशन बी पे आ गए, तो पोजीशन बी पे जी डिक्रीजेस। जब आप ऐसे जाते हो तो जी डिक्रीजेस, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी जी डिक्रीज होगा और अर्थ के सरफेस से गड्ढा करके सेंटर की तरफ जाने पर भी जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा, ठीक। इतना आप प्रिपेयर करके कल आइएगा, नहीं बात समझ में कुछ नहीं आएगी। उसके बाद टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो क्या करना है, यहां पे देखिए जरा, अभी फॉर्मूला निकाला था आपने, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या होता था, मास ऑफ द अर्थ, कितना होता है, कैपिटल जी का वैल्यू ये रखा 6.7 इंटू 10⁻11 मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और कैपिटल एम अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और नीचे आर, आर रेडियस, रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6, और आर का स्क्वायर है इसलिए 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। अब आपको सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं करना है, ये अगर अगर आप अपने टीचर से पूछ लेना, अगर वो जी की वैल्यू निकालने के लिए देते हैं, वैसे देते नहीं एग्जाम में, देंगे तो जी याद करके जाना, एम याद करके जाना, आर ये याद करके जाओगे, कैलकुलेट नहीं करना है, चुपचाप जी का वैल्यू कितना निकाल के दे दोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब आपको यहां तक कल की क्लास में प्रिपेयर करके आना है, फिर हम आगे बात करेंगे।